हेलो स्टूडेंट्स। तो अपना जो टॉपिक था, अपने जो सैटरडे को पढ़ा था वो था दीर्घकालीन औसत लागत, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट LAC के बारे में पढ़ा था आपने। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो लागत है वो उत्पादन पर निर्भर करती है और दीर्घकाल में जो उत्पादन है उसके अंतर्गत एक फर्म को पैमाने के प्रतिफल मिलते हैं। प्रारंभ में पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, उसके बाद बहुत कम समय के लिए या सूक्ष्म समय के लिए पैमाने के स्थिर प्रतिफल और अंततः पैमाने के घटते यानी ह्रासमान प्रतिफल प्राप्त होते हैं। बढ़ते प्रतिफलों में फर्म को बहुत सारे फायदे मिलते हैं और ह्रासमान प्रतिफलों में बहुत सारे नुकसान होते हैं फर्म को। अतः जो फर्म की दीर्घकाल में औसत लागत है वो बढ़ते प्रतिफलों में जब फायदे मिलते हैं तब तो लगातार घटती है और जब नुकसान मिलते हैं तो लगातार बढ़ती है। मतलब उसकी जो आकृति है वो पहले तो घटती हुई और फिर बढ़ती हुई, ये यू आकार की हो गई। क्या दीर्घकालीन लागत है ये, जिसका मेजरमेंट अपन कहाँ कर रहे हैं, जिसको कहाँ माप रहे हैं अपन, वाई एक्स पर माप रहे हैं लागत को। नीचे क्या ले रखा अपने उत्पादन मात्रा। ठीक है, ये जो वक्र देख रहे हो आप पहले टाइप में बड़ा सा, ये है LAC वक्र, पहले घटता है फिर बढ़ता है। और इसके जो अंदर हैं वो हैं अल्पकालीन औसत लागत वक्र, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट में कम बोलते हैं इसको SAC, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट SAC। तो दीर्घकाल अनेक अल्पकालों से मिलकर बनता है, इसलिए जो LAC वक्र है वो अनेक SAC वक्रों को स्पर्श करता हुआ बनेगा, इनके स्पर्श बिंदुओं से मिलकर के बनता है। और जब ये LAC अनेक जो SAC वक्रों के स्पर्श बिंदुओं से मिलकर बनता है तब ध्यान दें कि जब यहाँ से लेकर जब ये यहाँ तक LAC गिर रहा है, जब LAC गिरता है तब ये SAC1 है, ये SAC2 है। जब गिर रहा है तब 1 और 2 को टच कर रहा है, ठीक है। परंतु आप देखो SAC1 और 2 को ये टच कहाँ कर रहा है, ये SAC देखो गिर रहा है, फिर यहाँ पर न्यूनतम हुआ, फिर उसके बाद बढ़ रहा है। जब ये गिर रहा है उस टाइम टच कर रहा है इसको, गिरते हुए भाग को। SAC कौन से भाग को टच कर रहा है, गिरते हुए भाग को। इसी प्रकार से SAC2 है, उसके भी ये गिरते हुए भाग को टच कर रहा है, ठीक है। SAC3 है, यहाँ पर जो LAC क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी, न्यूनतम हो गई। तो जब ये न्यूनतम हो गई तब जिस SAC को 3 को टच किया है उसके भी न्यूनतम बिंदु को टच कर रहा है। और उसके बाद ये बढ़ना स्टार्ट हुआ, जब ये बढ़ना स्टार्ट हुआ कौन, LAC, तब SAC3 और SAC जो 4 और 5 इनको टच कर रहा है। तो उनके कौन से भाग को टच कर रहा है, न्यूनतम भाग को नहीं बल्कि बढ़ते भागों को टच कर रहा है। SAC4 और 5 के जो भाग चढ़ रहे हैं, जो भाग बढ़ रहे हैं उनको टच कर रहा है, गिरते भागों को टच नहीं कर रहा, बढ़ रहे भागों को टच कर रहा है। किसको, देखो ये भाग, ये बढ़ना स्टार्ट हो गया ना, जहाँ ये बढ़ना स्टार्ट हुई वहाँ जब ये बढ़ रही है तब स्टार्ट टच कर रहा है। इसी प्रकार SAC5 को भी ये जो LAC टच कर रहा है, जहाँ पर SAC बढ़ रही है उसको टच कर रहा है। तो अगर आपसे इसके LAC के और SAC के संबंध के अगर कोई क्वेश्चन आता है तब अपने को ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। हालांकि इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अगर जैसे LAC ज़रूर इम्पोर्टेंट है, LAC है वो इम्पोर्टेंट है, परंतु इसमें आपने ये छोटे छोटे वक्र बनाए हैं अपन ने, वो कोई अगर आपसे नहीं बनते हैं, अगर आपसे अच्छे से बन जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं बनते हैं तो कोई बात नहीं, इसमें कोई इतना ज़्यादा टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। सो अपने को बस पॉइंट ये याद रखने कि जब LAC गिरता है तब ये जिन SAC वक्रों को स्पर्श करता है उनके गिरते भागों को टच करता है। जहाँ LAC न्यूनतम होता है वहाँ जिस SAC को टच करेगा उसके न्यूनतम बिंदु को टच करेगा, और जब LAC बढ़ता है तब जिन SAC वक्रों को टच करेगा उनके बढ़ते भागों को टच करेगा। ये 3 पॉइंट LAC और SAC के संबंध के। अब एक चीज़ ये है कि जहाँ LAC न्यूनतम होता है
एक फर्म की जहां दीर्घकालीन औसत लागत न्यूनतम होती है उसे उस फर्म का इष्टतम बिंदु कहते हैं। क्या, कौन सा बिंदु कहते हैं? इष्टतम बिंदु। ठीक है, इष्टतम बिंदु कहते हैं कौन से बिंदु को? जहां LAC न्यूनतम होती है। और जो उत्पादन OQ, जिस उत्पादन पर ये LAC न्यूनतम होती है उस उत्पादन को इष्टतम उत्पादन कहते हैं। उस उत्पादन मात्रा क्या बोलते हैं? यहाँ पर जो E बिंदु है ये तो इष्टतम बिंदु है और ये OQ उत्पादन है, ये क्या कहलाएगा? इष्टतम उत्पादन कहलाएगा। LAC वक्र के दो और नाम है। LAC वक्र को नियोजन वक्र तथा लिफाफा वक्र भी कहते हैं। लिफाफा एनवेलप कर्व है, लिफाफा को इंग्लिश में बोलते हैं एनवेलप। तो लिफाफा वक्र मतलब एनवेलप कर्व है। तो LAC वक्र को नियोजन वक्र तथा लिफाफा वक्र भी कहते हैं। जब LAC वक्र गिरता है तब ये है विभिन्न SAC वक्रों के कौन से भागों को टच करता है? गिरते हुए भागों को टच करता है, स्पर्श करता है। अभी अपने बात किया था, जब LAC न्यूनतम बिंदु पर होता है तब यह है SAC वक्र के न्यूनतम भाग को ही स्पर्श करता है। जहाँ पर देखो ये यहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ पर ये SAC 3 है ना, ये 3 है, इस 3 नंबर का जो SAC है इसको टच कर रहा है। और इसे कौन से भाग को टच कर रहा है? ये न्यूनतम भाग को ही टच कर रहा है। ठीक है, और अगली बात, जब LAC बढ़ता है तब यह है SAC वक्रों के बढ़ते भागों को स्पर्श करता है। इसके बाद LAC बढ़ना स्टार्ट हो गया और जब ये बढ़ रहा है तब ये 4 SAC 4 और SAC 5 इनको टच कर रहा है। इनके कौन से भागों को टच कर रहा है? बढ़ते भागों को टच कर रहा है। वह उत्पादन मात्रा जहाँ LAC न्यूनतम होती है, कौन सी? OQ, इसको अपन बोलते हैं इष्टतम उत्पादन। और वह बिंदु जहाँ पर LAC न्यूनतम होती है उसको अपन बोलते हैं इष्टतम बिंदु। और वो फर्म जो LAC बिंदु के यहाँ पर न्यूनतम बिंदु पर काम करती है उसको अपन कहेंगे इष्टतम फर्म। मतलब जिस फर्म की दीर्घकाल में अपन बोलेंगे इष्टतम का मतलब क्या होगा? सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेस्ट। तो आप मुझे बताओ कि कोई किसी वस्तु का उत्पादन करने वाली बहुत सारी फर्में हैं, उनमें से सबसे बेस्ट फर्म किसे कहेंगे अपन? सबसे बेस्ट फर्म वो होगी जिसकी लागत, प्रति इकाई लागत है वो सबसे कम पड़ेगी। सबसे बेस्ट फर्म वो होगी जिसकी दीर्घकाल में उत्पादन की प्रति इकाई लागत सबसे कम होगी, वो क्या कहलाएगी? सबसे बेस्ट फर्म कहलाएगी। तो यहाँ पर यही है, LAC क्या है? प्रति इकाई लागत ही है और यहाँ पर ये न्यूनतम है। तो जो फर्म इस प्रकार से उत्पादन करती है ताकि उसकी दीर्घकाल में औसत लागत न्यूनतम हो तो वो सबसे बेस्ट फर्म कहलाती है। तो जहाँ LAC न्यूनतम होती है उसे इष्टतम उत्पादन कहते हैं, तथा जो फर्म दीर्घकाल में LAC के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करती है उसे इष्टतम फर्म कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दीर्घकालीन सीमांत लागत की, LMC। वो SMC होती है अल्पकाल वाली और ये LMC, बाकी डेफिनेशन सेम ही है। उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई बनाने पर कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। चाहे दीर्घकाल हो चाहे अल्पकाल हो, कोई सा ही काल हो, सीमांत लागत की परिभाषा एक ही है। बस इसमें ये है कि इतना ये वर्ड जोड़ देंगे, क्या? दीर्घकाल। दीर्घकाल में उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई बनाने पर कुल लागत में जो वृद्धि होती है, होने वाली वृद्धि, उसको क्या कहते हैं? दीर्घकालीन सीमांत लागत कहते हैं। LMC डेल्टा TC या डेल्टा LTC बटे डेल्टा Q। डेल्टा TC का मतलब क्या हुआ? दीर्घकाल में कुल लागत में परिवर्तन। डेल्टा Q का मतलब हो गया उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन। इसका फॉर्मूला हो गया। और पैमाने के जो बढ़ते प्रतिफलन घटते प्रतिफलन उनके हिसाब से LMC है वो भी पहले तो गिरती है फिर बढ़ती है, मतलब ये भी कैसी होगी? आकार की। दीर्घकाल में पैमाने के प्रतिफलों की क्रियाशीलता के कारण LMC पहले घटती है तथा बाद में लगातार बढ़ती है। LMC वक्र LAC वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है, मतलब सेम वही है जो अपन ने ACMC के संबंध वाली बात पढ़ी थी ना। तो ये जो LMC दीर्घकाल का LMC वक्र, देखो यहाँ पर जो LAC वक्र बना रखा है ना, ये उसमें वो छोटे छोटे बहुत सारे वक्र हैं ना, ये वाले वक्र नहीं बना रखे हैं इसमें सिर्फ ये जो एक है ना बीच वाला, ये वक्र ही बना रखा है। SAC है ना 3,
ये वक्र है ना, वो बीच में एक ही बना रखा है SAC3। और इसके अलावा अल्पकाल का इस SAC3 वक्र का जो MC वक्र है वो भी बना रखा है। और ये जो दीर्घकालीन औसत सीमांत लागत पड़ी है अपन ने, ये भी बनाई है अपन ने, LMC पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो इस बिंदु पर, न्यूनतम बिंदु पर, किसके न्यूनतम बिंदु पर, LAC के न्यूनतम बिंदु पर, वो SAC वो भी यहाँ पर आ गई, LMC ये SMC है वो भी यहाँ पर आ गई, LMC है वो भी यहाँ पर आ गई। मतलब इस बिंदु पर सारी लागतें क्या हो गई, बराबर हो गई। कौन से बिंदु पर, इष्टतम बिंदु पर। ठीक है, तो दीर्घकाल में इष्टतम संयोग बिंदु पर एक फर्म की LAC, LMC, SAC तथा SMC सभी लागतें क्या होती हैं, समान होती हैं। डायग्राम देख लो आप अच्छे से। उत्पादन मात्रा y अक्ष पर क्या है, लागत है। ये LAC है नीचे वाला, ये जो देख रहे हो, ये बड़ा वाला ये LMC है, इसमें बीच में जो ये बना रखा है ये SAC है, और इस SAC का SMC बोल दो या MC बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे S लगाने का मतलब अल्पकाल की बात है। तो इस पर जो अल्पकाल वाला एक वक्र, जहाँ ये न्यूनतम देखो ये है ना लास्ट, ये बीच वाला केवल वो वक्र बना रखा है यहाँ पर, और इस वक्र का जो MC वक्र बनेगा इस अल्पकाल का, कौन से SAC3 3 नंबर का SAC है, इसका जो MC वक्र बनेगा वो MC वक्र भी अपने यहाँ पर बना दिया। MC वक्र कैसे, देखो अपने पहले पढ़े थे, तो जो पहले पढ़े थे ये देखो, ये ACMC में संबंध, तो ये अपन ने पढ़ी थी अल्पकाल वाली। कौन सी पढ़ी थी, अल्पकाल वाली। तो अल्पकाल में AC बना दी और MC बना दी। तो ये ACMC अल्पकाल वाली है ना, वो दीर्घकाल में ये ACMC बन गई। ये तो रही AC, ये ना ये बीच वाली, ये तो AC रही, और ये बना दी अपन ने MC, ये वाली। ठीक है, अब ये तो वो बना दिया अपन ने, कौन से, सिर्फ इस बिंदु पर जो टच करता है उसके लिए। और फिर ये दीर्घकाल का LAC बन गया, और ये दीर्घकाल का LMC बन गया। इस बिंदु पर सभी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और कौन से बिंदु पर, इष्टतम बिंदु पर। किस बिंदु पर, इष्टतम संयोग बिंदु पर। ये ध्यान रखें। क्यों, सो आज ये जो अपना टॉपिक है वो यहाँ पर लागत वाला है, वो कंप्लीट होता है। और इसमें से आपको जो क्वेश्चन है वो करने हैं, जो मैंने आपको बताए नहीं थे, अभी बता रहा हूँ आपको। एक तो क्वेश्चन है आपका, अल्पकालीन कुल लागत की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अल्पकालीन कुल लागत की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो अल्पकाल में जो कुल लागत है कौन कौन सी है, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत और उनका योग कुल लागत, वो तीनों लागतें टेबल और डायग्राम। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, अल्पकालीन औसत लागत को स्पष्ट कीजिए, औसत लागत की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। या फिर ऐसा क्वेश्चन आ गया, अल्पकालीन औसत व सीमांत लागत को स्पष्ट कीजिए। तो अल्पकाल में औसत लागत, एक तो औसत स्थिर लागत हो गई, औसत लागत के दो पार्ट हैं, एक तो AFC हो गई और एक क्या हो गई, AVC, औसत परिवर्तनशील लागत, और इन दोनों का योग करके क्या निकालते हैं, औसत लागत। तो ये तीनों लागतें, और ये रही सीमांत लागत, ये है ना। और साथ में टेबल यूज करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया था काम ये रफ में ही करना है, फेर में नहीं करना है। और ये डायग्राम, ये दोनों डायग्राम बन जाएंगे। वैसे तो सारा मैटर ही इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। हालांकि याद तो आपको सारे ही करने पड़ेंगे, परंतु वो दो क्वेश्चन है वो आप अपने उसमें कर लेने। अपन एक नया टॉपिक अब थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं अभी, जिसका नाम है आगम की अवधारणा, द कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू।
आगम की अवधारणा। आगम इसका मतलब होता है आय। आगम का मतलब क्या होता है? आय, इनकम। और यहाँ इकोनॉमिक्स में अपन कौन सी इनकम की बात करते हैं? जब फर्म माल बना करके बेचती है बाज़ार में। देखो, पापा दफ्तर में काम करते हैं, उनको जो इनकम मिलती है उसकी स्टडी नहीं कर रहे हैं अपन, एक फर्म की बात करें, उत्पादन करने वाली इकाई की बात करें। फर्म जब माल बनाती है तो वो उत्पादन हो गया, जो उस पर खर्चा करती है उत्पादन पर वो लागत हो गई, और उस माल को बाज़ार में बेचती है तो उससे जो रुपये मिलेंगे वो आय हो गई। आपको आय और प्रॉफिट में अंतर पता होना चाहिए, आय और लाभ में पता होना चाहिए। तो माल बना कर के जो बेचती है, माल बनाकर जब फर्म बेचती है तो उससे जो रुपये मिलते हैं बेचने पर, वो तो है आय, आगम बोलते हैं। और प्रॉफिट कब होगा? उस आगम में से लागत घटा देंगे। फर्म को कितने रुपये मिले उसमें से जो खर्चा हुआ उसको लेस कर देंगे, घटा देंगे, तो जो बचेगा वो प्रॉफिट होगा। बेचने पर, माल बेचने पर जो राशि मिलती है वो है आगम, और आगम में से लागत घटाएंगे तो बच आएगा प्रॉफिट। ठीक है। अब आगम है वो तो कुछ न कुछ मिलेगी ही, माइनस में नहीं जाती है। प्रॉफिट है वो माइनस में भी जा सकता है। कब जाएगा माइनस में? जब फर्म की आगम तो आय तो कम होगी और लागत क्या पड़ जाएगी? ज़्यादा, तो प्रॉफिट माइनस में भी जा सकता है। तो आगम होती क्या है? उत्पादन की बिक्री से प्राप्त राशि फर्म की आगम कहलाती है। एक फर्म की आगम उसके उत्पादन की बिक्री पर निर्भर करती है। अब हर चीज़ में देखो, उत्पादन तो निर्भर करता है साधनों पर। जितने साधन लगाओगे उत्पादन उतना ही होगा, उतना ज़्यादा होगा, और साधन बढ़ाओगे उत्पादन भी बढ़ेगा। तो उत्पादन तो निर्भर करता है साधनों पर। लागत निर्भर करती है उत्पादन की मात्रा पर। उत्पादन की मात्रा ज़्यादा करोगे तो लागत ज़्यादा आएगी, उत्पादन कम करोगे तो लागत क्या आएगी? कम आएगी। तो उत्पादन जो डिपेंड करती है लागत है उत्पादन की मात्रा पर, और आय डिपेंड करती है बिक्री पर। किस पर? माल की बिक्री पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा माल बिकेगा आय उतनी क्या होगी? ज़्यादा होगी। बिक्री बढ़ेगी, आय भी बढ़ती जाएगी। ठीक है। अब ये चीज़ है ना, आप ये गांठ बांध लो, कुल आगम, सीमांत, कुल औसत, कुल सीमांत और औसत, ये अपने उत्पादन में भी हैं, लागत में भी हैं, आगम में भी हैं, उपयोगिता में भी हैं। ये चीज़ें कुल, सीमांत और औसत, ये आपको एकदम इनका मतलब बारीकी से समझना पड़ेगा। कुल तो सभी इकाइयों का जोड़, सीमांत एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाला, और औसत प्रति इकाई एवरेज निकाल लेते हैं, वो औसत है। ठीक है। तो आगम के प्रकार में सबसे पहले अपन देखते हैं कुल आगम। कुल आगम क्या होती है कि फर्म ने माल की कितनी इकाइयाँ बेची, जितनी भी इकाइयाँ बेची हैं उन सब इकाइयों से जो इनकम मिली है उसका जोड़ देंगे। जितनी भी इकाइयाँ बेची फर्म ने, सब इकाइयों से जो राशि मिली है, धन मिला, फर्म पैसा मिला, उसका योग करेंगे तो क्या होगी? कुल आगम होगी। एक अकेली इकाई बेची, जैसे सपोज कीजिए फर्म ने 5वीं इकाई बेची, तो 5वीं इकाई से कितने रुपए मिले? ये 5वीं इकाई की क्या होगी? सीमांत आगम होगी। 6ठी इकाई से कितने रुपए मिले? ये 6ठी इकाई की सीमांत आगम होगी। 11वीं इकाई से कितने रुपए मिले? ये 11वीं इकाई की सीमांत आगम होगी। तो सीमांत आगम मतलब एक अकेली इकाई से जो राशि मिलती है उसे क्या बोलते हैं? सीमांत आगम बोलते हैं। तो कुल आगम की गणना करने के लिए क्या करेंगे? जो अलग अलग इकाइयों की सीमांत आगम है उनका योग कर देंगे, उनका योग करके कुल आगम को प्राप्त कर लेते हैं। और दूसरा तरीका ये है, जैसे सपोज कीजिए कि आप गेहूँ बेच रहे हो, आपके खेत में गेहूँ है तो आप गेहूँ बेच रहे हो, तो एक बोरी 2000 रुपये की बिकती है। गेहूं की एक जो बोरी, एक क्विंटल गेहूं है वो 2000 रुपये का बिकता है। आपके पास 50 बोरी हुई, या सपोज कीजिए आपके पास 10 बोरी हुई। आपके पास कितनी बोरी हुई? 10 बोरी हुई। तो बताओ आपको कुल कितना रुपया मिलेगा? तो भाव मतलब कीमत। कीमत क्या है? 2000 रुपये। माल कितना है? 10। तो कुल कितनी आय मिलेगी? 2000 गुणा 10 बराबर
20,000 रुपये। यानी दूसरा कुल आगम को निकालने का दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया, वस्तु की कीमत को बिक्री मात्रा से क्या कर दो, गुणा कर दो। जैसे अभी अपने कीमत थी 2,000, उसको गुणा कर दिया 10 बोरियों से, तो 2,000 गुणा 10 बराबर 20,000 अपने कुल आगम हो गई। तो कुल आगम का फॉर्मूला क्या है,